अब जैसे चलते चलते अपने सामने अगर कोई टाइगर आ जाए, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे सामने कोई इंसान आ जाए टाइगर के। देखिए, इंसान तो वैसे भी उसके फीडिंग लिस्ट में है ही नहीं, उसके मेन्यू कार्ड में नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जितने हमले होते हैं मेजॉरिटी टाइम तब होते हैं या तो आदमी शौच के लिए बैठा है, हाँ, जो अपनी बॉडी साइज से हाफ होता है, अच्छा, या लकड़ियाँ बीनने के लिए झुके हैं। तो जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, आप कोई भी मीडिया रिपोर्ट उठा के देख लीजिए या किसी भी फॉरेस्ट ऑफिशियल से बात करके देख लीजिए, हाँ, तो मेजॉरिटी केसेस तभी होते हैं। अच्छा, तो अच्छा। सबसे पहला तो जब टाइगर एक्टिव होते हैं, हाँ, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग्स और लेट इवनिंग्स, हाँ, हाँ, उस टाइम में जंगलों में जाके लकड़ियाँ बीनना अवॉइड करें लोग। हाँ, और अगर सूचना है कि वहाँ पे टाइगर प्रेजेंस है, हाँ, हाँ, तो उन एरियाज़ को थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि उनको भी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। आप गलती से मान लीजिए कि हम ही चल रहे हैं और सामने वाली झाड़ी के पीछे टाइगर बैठा है और हम गलती से बम्प हो जाएं, हाँ, तो ऑब्वियस है, जैसे घर के कुत्ते भी अगर एग्रेसिव हो जाएं तो छील सकते हैं हमें। अच्छा, तो वो तो टाइगर है, सही बात है, सही बात है। इतने बड़े बड़े नाखून है, चीज़ें हैं, तो वो हल्का भी करेगा तो हमारे लिए तो बहुत हो जाएगा वो। हाँ, बट उसमें एनिमल गलत हो जाता है फिर। सही बात है। आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो किसी के सामने, या कोई टाइगर के आसपास है, या कभी? नहीं, टाइगर से तो होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट एनकाउंटर भी होते हैं, बट वही है कि जो जैसे मेरा पहला एक्सपीरियंस था, हाँ, कि सबसे पहला जो पैदल, हाँ, वो एक तेंदुए से था, बहुत सुबह, हाँ, अर्ली मॉर्निंग में। तो वो काम ही नहीं किया, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि अच्छा, एनिमल देख के आप फ्रीज हो जाते हो। हाँ, और आज भी होते हैं, मतलब अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार था, ऐसा था वैसा था। हाँ, हाँ, आज भी इतने साल भी हो गए, 10 साल हो गए ऑलमोस्ट मुझे ओके, इस फील्ड में। हाँ, और आज भी मैं, अगर एनिमल आ जाता है तो फॉर अ सेकंड आप फ्रीज हो जाते हो, आपको नहीं पता कि क्या करना है। हाँ, तो इसलिए मैंने बोला कि जो करना है एनिमल करेगा। नमस्कार, नेशनल यूथ सिंपोजियम के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त निखिल आपका फिर एक बार स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। हमारे साथ आज डीपी श्रीवास्तव जी हैं, ये रिसर्चर हैं वाइल्ड लाइफ साइंसेस के, और अभी रिसर्च कर रहे हैं कि वर्तमान में जो घटनाएं हम लोग को हमारे सामने आ रही हैं कि शहरों में जो जिस प्रकार से टाइगर्स घुस रहे हैं, उस पर भी रिसर्च कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ कार्य कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद निखिल जी, एंड इट्स प्लेजर कि आपने हमें इनवाइट किया और हम इस बारे में बात कर पाएंगे कि क्यों बाग ज़रूरी हैं, या शहरों में ग्रीनरी या अर्बन ग्रीन स्पेसेस जो हैं, या आप कह लें कि वाइल्ड लाइफ शहरों में भी क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में चर्चा कर पाएंगे। पहले तो डीपी भाई, आप पहले तो आपका जो आप रिसर्च कर रहे हैं, हमारे दर्शक स्पेशली युवा हैं और वो जानना चाहते हैं कि आप अभी रिसर्च वर्तमान में किस चीज़ की कर रहे हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ साइंसेस स्पेशली अभी अगर अपन देखें तो ऐसे कोई विषय होते, मतलब जो आम जन के समझ में हो, वो विषय तो यह है नहीं। तो आप इस पे आपने कैसे, आपका ध्यान आकर्षित हुआ इस पे, और आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ इस फील्ड में? जी, तो ये सफ़र तो मैं बोलूँगा कि ये प्लान नहीं था कि मैं वाइल्ड लाइफ में काम करूँगा या आगे जाके एनवायरनमेंट फील्ड में घुसूँगा। एज़ यूजुअल जो रेगुलर एक मिडिल क्लास फैमिली का होता है कि ग्रेजुएशन होगी एंड उसके बाद आप यूपीएससी या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। तो ये भी वैसे ही शुरू हुआ था। मैं किरोड़ीमल कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन था मेरा ज्योग्राफी में, और उसमें थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट था एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का। और वो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ना, और वो भी एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो जहाँ सब तरफ बिल्डिंग्स हैं दिल्ली में। मैं फरीदाबाद से ऑलमोस्ट दिल्ली क्रॉस करके दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस जाता था, तो ऑलमोस्ट आप ग्रीनरी ना के बराबर देख रहे हैं। और उसमें जब आपको कहीं ऐसा एक्सपोज किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो शायद आपके बचपन में आपने कभी देखी थी, तो वो सब चीज़ें इंटरेस्ट लाने लगती हैं। अच्छा। तो ऐसा ही मेरा बचपन बेसिकली यूपी में गोरखपुर के पास हुआ है। मेजॉरिटी टाइम मैंने वहीं स्पेंड किया है बचपन का। अच्छा। 5-6 साल तक। तो वहाँ की चीज़ें याददाश्त कि हाँ, वहाँ जंगल थे, बाग थे, वहाँ पे बहुत सारे सांप देखे हैं मैंने, वहाँ पे नदियाँ थी, तो वो सब चीज़ें ध्यान में रहीं। बट दिल्ली में ये सब चीज़ें नहीं थी। तो वहाँ से मेरा एक इंटरेस्ट शुरू हुआ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की क्लासेस में, कि एनवायरनमेंट क्या होता है, कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, और क्यों एक शहर में भी, क्यों अर्बन एरियाज़ में भी एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है।
और वहाँ से फिर मेरा इंटरेस्ट आया, तो मैं मास्टर्स के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में ही एक कोर्स होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जी। एज सच वाइल्ड लाइफ जैसा उस टाइम पे मेरे भी ध्यान में नहीं था। मुझे ये पता था कि मुझे कुछ तो करना है जो एनवायरमेंट से क्लोजली रिलेटेड हो, और ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट था जहाँ बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जो क्लोजली रिलेटेड थे, जैसे टूरिज्म था, अर्बन ज्योग्राफी था, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी था। तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी ने मेरे को पुश किया एनवायरमेंटल स्टडीज़ में। वहाँ जब मैं गया तो थोड़ा सा बोरिंग हो गया, क्योंकि कॉलेजेस के करिकुलम आज भी वही हैं कि एक सेट ऑफ सिलेबस है, वही आपको करना है और वो करना है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में मेरी एक क्लासमेट थी जिनके एक रिलेटिव पन्ना टाइगर रिजर्व में डिप्टी डायरेक्टर थे। अच्छा। परिहार सर। तो उसने बोला कि यार मेरे रिलेटिव है और ऐसा जंगल का है, और वहाँ पे एक गणना होने वाली है, गिद्ध गणना होनी है। वो उस टाइम पे 2013 की बात है, 2013 की बात है, और ये गिद्ध गणना के लिए फिर हम लोगों ने अप्लाई किया। अच्छा। और हम पहुँचे, और आप मानेंगे नहीं कि वो 3 दिन मेरे लिए बड़े ही अविश्वसनीय थे। हाँ। मैं पहली बार जंगल आया था। आप कह लें कि पहली बार मैं घर से अलग आया था कहीं। अच्छा। और 3 दिन मैंने जंगल में स्पेंड किए, गांव वालों के साथ, वन विभाग के साथ, बहुत सारे जंगली जानवर देखे। मतलब पहली बार के हिसाब से मैंने पहली बार में वहाँ पे टाइगर देख लिया, फ्री रोमिंग टाइगर देख लिया, सिर्फ वो सर्वे के दौरान ही। वुल्फ देख लिए, घड़ियाल देख लिए, मगर देख लिए, एंड बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। लोगों के बीच में बैठना, चूल्हे पे बना हुआ खाना खाना, स्टाफ के साथ घूमना, ये सब चीज़ें, तो उसने मेरे को फिर ये वाइल्ड लाइफ में पुश किया। और वहाँ से ये मेरी वाइल्ड लाइफ की जर्नी शुरू हुई चीज़ें। अच्छा। आपने जब गणना, जैसे गिद्ध गणना की आपने बात करी, मैं अभी इससे पहले मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स लोग जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, उन लोगों के लिए आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हमारे प्रदेश में बाघ की संख्या कितनी है, गिद्धों की संख्या कितनी है। तो जैसे पन्ना में अपन देखेंगे कि गिद्ध पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि गिद्धों की जैसे काउंटिंग कैसे होती है? जैसे आप बोल रहे हैं कि गिद्धों की क्या होता है कि वन विभाग तो अपनी तरफ से करता है। हाँ जी। ये जो इनिशिएटिव था, ये आई गेस दूसरा या तीसरा इनिशिएटिव था। उस टाइम पे फील्ड डायरेक्टर श्रीनिवास मूर्ति साहब थे जी। और उन्होंने बेसिकली जो पन्ना का टाइगर रिवाइवल हुआ, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि जन जागरण से संरक्षण। तो लोगों को इन्वॉल्व करके, तो उन्होंने लोकल लेवल पे, लोकल विलेजर्स के साथ मिलके वहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन एस्टेब्लिश की वापस से। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक टाइम ऐसा आया कि पन्ना में टाइगर ख़त्म हो गए थे। और उस टाइम पे वापस से टाइगर को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। 6 या 7 टाइगर इंट्रोड्यूस हुए, और आज की डेट में वहाँ पे 60-70 टाइगर हैं वहाँ पे। तो और ये सब चीज़ें कभी भी विभाग या कोई भी अथॉरिटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं कर पाती है। तो वहाँ पे लोगों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर लोकल कम्युनिटी ही नहीं चाहेगी कि मेरे आसपास जंगल रहे या जानवर रहें, तो कोई भी पॉलिसी या लॉ उसको एस्टेब्लिश नहीं कर सकता है। तो पन्ना के लिए ये बड़ा वो था, क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे, रॉयल फैमिलीज थी, जिन्होंने पन्ना को उस विस्तृत भाग में देखा था कि कैसे पूरा इकोसिस्टम सर्वाइवल था, टाइगर्स थे, चीज़ें थी, तो उनका सपोर्ट था। लोकल गांव वाले थे जिन्होंने टाइगर्स के साथ स्पेस शेयर किया था, उनकी अपनी कहानियां हैं उस चीज़ों को लेके। बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरियाज थे जहाँ पे उन बाघों को पूजा जाता है। तो इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया और लोगों को जोड़ा गया, और इस तरह से वहाँ पे बाघ रिवाइवल किया गया। अच्छा। साथ में अब सिर्फ बाघ, जंगल के लिए सिर्फ बाघ हम बोल दें तो बाघ ही सब कुछ नहीं होता है। जंगल में हर एक प्राणी का अपना एक महत्व होता है, हर एक पौधे का एक महत्व होता है। यहाँ एक छोटे झिंगुर से लेके एक मछली, टाइगर, सब चीज़ें का इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए वैसे इनिशिएटिव्स में फिर उन्होंने उस लोकल कम्युनिटी से उठ के एक बड़ा प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया कि इंडिया से और बाहर से भी वॉलंटियर्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो सर्वे का पार्ट बन सकते हैं, और इनको बोला जाता है सिटीजन साइंस इनिशिएटिव्स। अच्छा। तो जिसमें हम आम लोगों की भागीदारी, अब उसमें कैसे लोग आते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि मेरे जैसे एनवायरमेंट वाले लोग आए, उसमें ऐसे भी लोग आए जो इंजीनियर्स थे, ऐसे भी लोग आए जो लॉयर्स थे। तो सबको
वो एक अवेयरनेस होता है, एक तो सेल्फ अवेयरनेस होता है, और फिर जब वो बाहर जाते हैं तो वो 4 लोगों को बताते हैं, हाँ तो उससे और लेवल पे अवेयरनेस होता है। दूसरा, वो डिपार्टमेंट के साथ एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि गिद्धों की गणना, क्योंकि अगर आप डिपार्टमेंट में देखें तो एक 2000-3000 हेक्टेयर के एरिया में एक बीट गार्ड होता है। अब वो इतना बड़ा एरिया अकेले नहीं कर सकता है, तो अगर उसके साथ लोग जुड़ेंगे, लोग जाएंगे, उसके साथ रहेंगे, तो एक तो लोगों को समझ आएगा कि वन विभाग कितनी मुश्किल सिचुएशंस में भी काम करता है, और साथ में ये लोग उसके लिए सर्वेयर्स का काम करेंगे, एरियाज को सर्वे करेंगे और एक आंकड़ा निकालेंगे। तो जो गिद्ध गणना उस टाइम पे हुई थी, उसमें हम लोगों को क्या किया गया था कि पन्ना टाइगर रिजर्व के अलग अलग जो चौकियाँ थी जहाँ पे उनका पेट्रोलिंग स्टाफ रहता है या गांव है, वहाँ पे हम लोगों को भेजा गया 2-2, 3-3 के ग्रुप में, और वहाँ से फिर आप अगले सुबह जाएंगे, एक ट्रेल आइडेंटिफाइड होती है, आप उस ट्रेल पे जाएंगे और उस बीच में आपको जितनी भी एनिमल्स दिखेंगे, बेसिकली जैसे गिद्ध गणना के लिए गए थे तो हम गिद्धों की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जितने भी गिद्ध मिलेंगे उनका रिकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा। फिर इस डेटा को कंपाइल किया जाता है और कोलेट करके फिर वो फाइनल रिपोर्ट आती है कि हमारे यहाँ इतने गिद्ध हैं। तो ऐसी गणना अब पूरे मध्य प्रदेश में होती है, और मध्य प्रदेश में बताना चाहूँगा कि सबसे ज्यादा इंडिया में गिद्धों का नंबर मध्य प्रदेश में पाया जाता है, बाघों का नंबर मध्य प्रदेश में पाया जाता है, घड़ियाल का नंबर मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तेंदुए का नंबर सबसे ज्यादा, और भेड़ियों का नंबर सबसे ज्यादा हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो डीपी भाई, जैसे आप अभी जैसे रिसर्च कर रहे हैं कि शहरों में टाइगर किस तरीके से आ जाते हैं, ये तो अपन खैर इस पे बात करेंगे ही, लेकिन टाइगर महत्वपूर्ण आज अपने इकोलॉजी या इकोसिस्टम के लिए या वनों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जी, तो इससे पहले मैं बताऊंगा कि कैसे मेरा इंटरेस्ट, मैं तो दिल्ली में था ऑलमोस्ट लाइक मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बायोडाइवर्सिटी पार्क्स प्रोग्राम में काम कर रहा था, जहाँ पे हम बैरन एरिया को या जो सबसे डिग्रेडेड लैंड्स हैं उसको वापस से फॉरेस्ट में रेस्टोर कर रहे थे, जिसमें प्रोफेसर CR बाबू के साथ मैं काम कर रहा था, जो रेस्टोरेशन में पायनियर माने जाते हैं। वो एक ऐसी शख्सियत है कि आज भी अराउंड 80 के आसपास होंगे वो, और आप फील्ड में उनके साथ चल लीजिए, आप पहले थक जाएंगे। अच्छा। वो ऐसी पर्सनैलिटी हैं। तो उनके साथ काम करने का एक अलग ही अनुभव होता है, और वो सब चीज़ें मैं सीख रहा था। और साथ में उसी समय के दौरान वहाँ पे एक तेंदुआ हमारे बायोडाइवर्सिटी पार्क में आया। अच्छा। जो ये भी दर्शाता है कि जैसे ही आप इकोसिस्टम को सुधारेंगे, तो वापस से एनिमल जो छोड़ के गए हैं उस एरिया को, वो वापस आएंगे। बिल्कुल। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क जो 400-500 एकड़ में फैला हुआ था, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क, वहाँ पे एक तेंदुआ आया और हम लोगों ने उसको ऑलमोस्ट 1 महीना मॉनिटर किया। अच्छा। चीज़ें समझी, उसके साथ जब कैमरे लगाए तो हमें पता लगा और भी बहुत सारे जानवर वापस आ चुके हैं, बहुत सारे जानवर से रिकॉर्ड मिल रहे हैं हमें, और तेंदुआ भी बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के वो आया, वहाँ रहा, वहीं पे किल करता था, वहीं यूटिलाइज करता था, और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं लोकल कम्युनिटीज से। बट बिकॉज वो पार्क बसावट के एकदम बीचों बीच स्थित है। अगर आप मैप पे देखेंगे तो वो एक कंसर्न था, और उसकी वजह से फिर हमें उसको ट्रैप करना पड़ा और वापस उसको रिलोकेट करना पड़ा। अच्छा। बट उससे मैंने ये एक चीज़ ध्यान दिया कि उससे मेरा एक इंटरेस्ट आया कि शहरों में एनिमल वापस आएंगे। हाँ, क्योंकि हम शहर को आज की डेट में ग्रीन बना रहे हैं। बिल्कुल। तो अब जैसे ही ग्रीन बनाएंगे तो बिकॉज आसपास का पूरा जंगल खत्म हो गया, तो जैसे ही उनको थोड़ा भी ग्रीन पैच दिखेगा तो वो एनिमल तो आएंगे, क्योंकि अब उनको वो घर जैसा सिमिलरिटी लग रहा है, उनको अगर खाना मिल रहा है, उनको रहने का मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो वो आएंगे। तो मैंने रिकॉर्ड निकाले पिछले 5 साल के, 2015 से लेके 2012 से लेके 2017 तक, ये 17 की घटना है कि दिल्ली और आसपास के एरिया में कितने तेंदुए घूम रहे हैं। तो आप मानेंगे नहीं, उन 7 सालों का रिकॉर्ड आपका कम से कम 30 एनिमल का इनकाउंटर है। अच्छा। जो या तो रोड किल में मरे, या लोगों को साइटिंग हुई, और ये अलग अलग दिल्ली के अलग अलग भागों में। तो ये दर्शाता है कि ये तो वो एनिमल है जो लोगों को दिखे, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एनिमल होंगे जो लोगों से छुप के वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इंटरेस्ट बना, और मेरा मन था बहुत कि मैं इस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को समझूं कि शहर में जब हम ग्रीन स्पेसेस को डेवलप कर रहे हैं और साथ में प्रमोट कर रहे हैं, ग्रीन सिटीज़ प्रोग्राम इनिशिएट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम इनिशिएट किया, तो उसके बहुत सारे ऐसे रिपरकशंस होंगे जो हमने प्लान नहीं किए थे, क्योंकि अर्बन प्लानर उसको सिर्फ सिटी डेवलपमेंट के प्लान से जोड़ रहा है, बट वहाँ फॉरेस्ट तो इन्वॉल्व ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो एक एनिमल उसमें आएगा। बिल्कुल। तो
मैं वो स्टडी वहाँ करना चाह रहा था कि सिटी में क्यों लेपर्ड्स आ रहे हैं। हाँ। और हमारे पास उस टाइम पे जो सबसे बढ़िया एग्जांपल था, मेरा एक दोस्त है निकित सुर्वे, जी। तो वो काम करते हैं मुंबई लेपर्ड्स पे। ओके। तो वो छोटा सा पार्क जो मुंबई के बीचों बीच है, उसमें 43 लेपर्ड हैं। अच्छा, वो आईआईटी मुंबई के आसपास आईआईटी है? मुंबई के बिल्कुल। सामने वाला जो पार्क है संजय गांधी, उसमें। हाँ, हाँ। तो उतना नंबर पॉपुलेशन बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के अगर सरवाइव कर रही है तो दिल्ली में भी हो सकता है। तो मैं जी। उस पर्पस से उसको स्टडी करने लगा। तभी 2016-17 की बात है, एक और घटना हुई भोपाल में। भोपाल में एक टाइगर को रेस्क्यू किया गया नबी बाग से। ओके। इससे पहले मेरे कुछ सीनियर थे जो यहाँ काम कर रहे थे, और वो लोग बहुत रेगुलरली बताते थे, वो यहीं पास में रहते थे, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, अच्छा। कि केरवा और आसपास के एरिया में टाइगर के पग मार्क्स मिलते हैं और मूवमेंट का न्यूज है। हाँ। तो मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था तब, बट जब वो टाइगर नबी बाग से पकड़ा गया, जो भोपाल के एकदम हार्ट में है, बीचों बीच है, जहाँ से कोई जंगल पास नहीं है, तो मेरे को लगा कि क्यों ये टाइगर सिटी की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि हमें एनवायरमेंटल साइंसेज में जो थ्योरीज पढ़ाई गई, वो ये पढ़ाती थी कि जैसे ही आप अर्बनाइजेशन करेंगे जी। तो आप वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट सब खत्म कर देंगे और ये सब चीजें लूज हो जाएंगी। साथ में इकोलॉजी में ये भी पढ़ाया जाता था कि टाइगर एक अम्ब्रेला स्पीशी है, आप उसको बचा लो, पूरा इकोसिस्टम आप बचा लोगे। अब ये दोनों थ्योरीज एक दूसरे को काट रही हैं, बट एग्जिस्ट भी कर रही हैं। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट भोपाल में बढ़ा, और मैंने कोशिश की यहाँ वहाँ हाथ पैर मारे कि कैसे मैं शुरू कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसे करते हुए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में पीएचडी रजिस्टर किया, और ये टॉपिक था। ये टॉपिक प्रेजेंट करते हुए भी मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे नहीं पता था कि क्या है, मैं भोपाल आया नहीं था पहले कभी, और मुझे नहीं पता था कि मैंने प्लान तो कर दिया है, प्रपोज कर दिया है, बट ये कितना अच्छा निकल के आएगा ये नहीं पता था। ऐसा ना हो कि मेरे को टॉपिक चेंज करना पड़े, ये सब चीजें थी। मेरे जो अपने कलीग्स थे उन्होंने भी 1-2 बार बोला कि अरे सिटी में टाइगर कैसे, और सिटी में तू सर्वे कैसे करेगा। फिर मैं दिल्ली से वापस यहाँ पे आया 18 में, और ये सब एरिया मेरा परमिशन से पहले भी पैदल घूमा हुआ है। मैं रोहित नगर रहता था, मेरे पास फैसिलिटीज नहीं थी उस टाइम पे, बाइक वगैरह नहीं थी। मैं रोहित नगर से पैदल आया हूँ इस एरिया में केरवा तक। अच्छा। 22 किलोमीटर का ट्रैक। अरे चीजें, क्योंकि परमिशन के लिए अगर मैं पीसीसी ऑफिस जा रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ ऑफिस जा रहा हूँ, तो मेरे को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मैं प्रपोज क्या कर रहा हूँ। मैं तो दिल्ली से बैठे हुए मैंने प्रपोजल बना दिया, भेज दिया, रजिस्टर भी कर लिया, बट मेरे को थोड़ा तो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि करना क्या है आखिर। तो इसलिए मैंने वो एक पैदल डाला। तो रोहित नगर से निकल के मैं घुसा स्वर्ण जयंती पार्क में, जो एक जंगल से कम नहीं है। स्वर्ण जयंती पार्क होते हुए मैं सीधा निकला आपके वाल्मीकि के पास, कलियासोत से रोड पकड़ के मैं केरवा आया। तो ऑलमोस्ट पूरा जंगल कनेक्टेड है। तो मेरे को ये समझ आया कि अगर टाइगर आ रहा है तो उसको इसलिए आ रहा है क्योंकि जंगल कनेक्टेड है। अब वहां से मेरी एक अंडरस्टैंडिंग शुरू की, ये बनी कि, और फिर मैंने देखा कि रातापानी बगल में है, ज्यादा दूर है नहीं, 20 किलोमीटर, और ये सारे फॉरेस्ट अल्टीमेटली वहीं कनेक्ट होते हैं। तो समझ आया कि हो सकता है कि रातापानी से ये टाइगर निकलते हैं, सिटी की तरफ आते हैं और वापस चले जाते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को पहले बता दूं कि हम लोग वर्तमान में जहाँ पर हैं, ये केरवा डैम का लोकेशन है जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, और मेनली यहाँ पर भी शायद टाइगर हैं जी, आसपास भी हैं टाइगर। हम लोग जहाँ पर शूट भी कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई टाइगर बैठ के देख भी रहा रे अब देखिए तो शायद अटैक ना करे, वैसे अब आप बैठे तो दिक्कत नहीं है तो ठीक है। बाकी हम लोग, मैं आपको बता दूं कि हम लोग अभी भोपाल के पास में है। हम लोग अभी खबरों में भी आप लोग पढ़ते ही होंगे कि टाइगर वहाँ पर घुस रहे हैं, भोपाल में घुस रहे हैं, या भोपाल के आसपास जो केरवा डैम के आसपास की जो जगह है, जो छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पर भी टाइगर हमला कर देते हैं। और दूसरा, एक बड़े बड़े शहरों में, जैसे हम लोग इंदौर में भी देखेंगे तो इंदौर में महू के आसपास काफ़ी टाइगर के हमले वहाँ पर देखने को मिले हैं। तो खैर अभी हम भोपाल में हैं, तो अभी हम डीपी भाई से बात कर रहे हैं, आगे की चर्चा अपन जारी रखते हैं। तो डीपी भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी जो आपने बताया कि ये आपने चीज़ कहाँ से शुरुआत किया और ये सब, तो इकोलॉजी में, जैसे मैंने पहले भी ये क्वेश्चन किया कि मेनली आपने अभी बोला भी कि इकोलॉजी के लिए, इकोसिस्टम के लिए टाइगर कितना महत्वपूर्ण, तो लेकिन अभी वर्तमान में क्यों हम लोग टाइगर की बात नहीं करते, स्पेशली युवा या आम जन में ये टॉपिक नहीं है, जब बेस्ड टाइगर है। मतलब अगर हम देखा जाए तो जंगल को बचाना है तो टाइगर ज़रूरी है, तो ये जब ज़रूरी है तो इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? देखिए, एक तो जो
जो मैं भी फील करता हूँ कि एक तो हमारी अपब्रिंगिंग आज के डेट में वैसी होती है मेजॉरिटी टाइम, हाँ कि हमारा एक कनेक्शन ही खत्म हो जाता है एनवायरनमेंट से। आप कोविड को हम जो भी बोलें, हाँ मैं तो उसको एक तरह से थैंकफुल मानता हूँ कि उसने बहुत सारे लोगों में ये चेतना वापस जगाई कि ग्रीन स्पेस भी ज़रूरी हैं। हाँ। आप 2 BHK या 4 BHK में पैक होके तो नहीं रह सकते। हाँ। आपके लिए ग्रीनरी ज़रूरी है, आपके लिए इकोसिस्टम ज़रूरी है। बिल्कुल। और चीज़ें होंगी, और जब तक लोगों को या बच्चों को, या मैं बोलूँ कि इवन आज की जो वर्किंग जनरेशन है हमारे एज ग्रुप में भी, उसमें जब तक लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी तब तक तो हम उसको नहीं बोल सकते कि वो टाइगर के लिए स्टैंड लेगा। मैं टाइगर के लिए भी नहीं बोलता, मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर भोपाल वासी इस नदी के लिए ही स्टैंड ले लें तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। रीज़न बीइंग कि ये नदी अल्टीमेटली जाके कलियासोत में मिलेगी। बिल्कुल। कलियासोत से ये जाएगी बेतवा में। हाँ। फिर बेतवा से आप देखिए झांसी पहुंच जाती है। जी। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसका इम्पैक्ट सिर्फ यहीं तक नहीं सीमित है। यहाँ पे जो चीज़ें होंगी और जो डिस्टर्बेंस होगा वो वहाँ भी जाएगा, दिल्ली भी जाएगा, और इम्पैक्ट होती हैं। मुझे जो लगता है कि टाइगर मतलब इकोसिस्टम में सबसे टॉप पे है, वो हर्बीवोर्स को मैनेज करता है। हर्बीवोर ग्रासलैंड्स को मैनेज करेंगे या फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे। हाँ जी। और वो मैनेज होंगे तो आपके पास एक बहुत क्लीन एयर होगा, वाटर होगा, रिवर्स होंगी और चीज़ें होंगी तो बात वही है कि लोगों को जब तक ये नहीं समझ आएगा कि इकोसिस्टम ज़रूरी क्यों है। मैं नहीं बोलता दिल्ली के लोगों को अभी समझ आता है। हाँ। दिल्ली के लोगों को अभी भी नहीं समझ आता है। दिल्ली के लोगों को समझ आएगा नवंबर से, जब वहाँ फॉग, स्मॉग और चीज़ें होंगी, तब लोगों को समझ आएगा कि एनवायरनमेंट कितना पॉल्यूटेड हो गया है। बट आप उससे पहले क्यों नहीं उसको समझते हैं? आपको क्यों नहीं समझ आता कि शायद प्रॉपर्टी में 2 एकड़, अगर आपका 10 एकड़ का प्रॉपर्टी है तो 2 एकड़ अगर आप वो सेव कर लेंगे तो वो आपके अपने पॉल्यूटेंट्स जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसको वापस एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको एक क्लीन एनवायरनमेंट देगा। तो वो सब चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है। वहाँ टाइगर बचाने का हम नहीं बोल रहे हैं, बट वहाँ पे अगर आप एनवायरनमेंट भी आप सपोर्टिव बनाते हैं या ग्रीन बनाते हैं, अपने लिए बनाइए। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इकोसिस्टम के लिए बनाइए। आप अपने लिए बनाएंगे तो अल्टीमेटली इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि आप भी इकोसिस्टम के पार्ट हैं और वो भी इकोसिस्टम का पार्ट है। तो वहाँ से शुरुआत की जा सकती है। ओके। तो ये तो रही इसकी बात, लेकिन जैसे हम लोग अभी, जैसे आप बोल रहे हैं कि लोग अवेयर नहीं हैं चीज़ों को लेकर के, तो टाइगर की बात करें या दूसरी स्पीसीज़ जो भी हो, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग उससे डर जाते हैं। मतलब जैसे कि कोई सांप है हमारे यहाँ गांव में निकलता है तो उसे मारने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। टाइगर आता है, कोई गांव में घुस जाता है, अगर वहाँ पर वन विभाग अगर अलर्ट ना हो तो लोग उसे मारते ही हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि हम लोग अभी अवेयरनेस, या तो पब्लिक में अवेयरनेस नहीं कर पा रहे हैं, या इस पे ऊपर कुछ काम आप कर रहे हो? देखिए, इसमें क्या है, जो मेरा मानना है कि आप जिस चीज़ को जानते नहीं उस चीज़ से आप डरते हो। जी। आप अगर डेटा उठा के देखेंगे, हाँ, तो रोड पे मरने वालों की संख्या वाइल्ड लाइफ से मरने वालों की संख्या से बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, वो तो ठीक है, बट आप रोड पे जाना तो बंद नहीं करते हैं। जी। तो वाइल्ड लाइफ से दूरी क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले तो वो पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और शायद उसी पर्पज़ से हर एक सिटी में एक जू इस्टेब्लिश किया गया है कि आप एनिमल को समझें कि एनिमल होता क्या है, उसकी इकोलॉजी क्या है। बट लोग वो समझने के पर्सपेक्टिव से ना जाके, या तो सिर्फ फोटो खींचने के पर्सपेक्टिव से जाते हैं, हाँ, या उनको जाके वो टाइगर को छेड़ के उसकी कॉल सुनना है, उसको चिल्लाते हुए सुनना है। हाँ। तो कैसे? शायद उस एंड पे हम और कर सकते हैं। जैसे इंदौर में जो जू है उसमें आई गेस निकुंज काम करता है। हाँ। एंड मैं जानता हूँ पर्सनली, तो वो अपने एंड पे बहुत सारी चीज़ें, अवेयरनेस एक्टिविटीज़, वॉलंटियर्स को इकट्ठा करके उसमें लगाता है, इन चीज़ें करता है, तो बहुत एक्टिवली लोग उसको समझते हैं। अच्छा। बट ये कहानी हर जगह नहीं है। आप दिल्ली में देखिए, एक साल में कोई एक घटना हो जाती है जिसमें कोई टाइगर बाड़े में कूद जाता है और कुछ ये हो जाता है। अवेयरनेस की कमी है। या लोग पत्थर मारते हुए दिखते हैं। हाँ। एक तो उनके पास मैन पावर की कमी है। हाँ। दूसरा फिर लोगों में भी अवेयरनेस की कमी है। अब मैन पावर ही नहीं होगी तो आई विल सजेस्ट कि अगर लोगों के पास टाइम है और वो हफ्ते में 1-2 वीक भी निकाल सकते हैं तो दे कैन गो, आसपास का जो भी जू अथॉरिटी है वहाँ जाके उनसे बात कर सकते हैं कि हम वॉलंटियर करना चाहते हैं, एंड दे विल बी हैप्पी टू एकोमोडेट देम। एक तो आपको भी सीखने का मौका मिलेगा, आपको एक अलग पर्सपेक्टिव में चीज़ें
सीखने और समझाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। और आपके एक रूटीन से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो शायद आप अगर 6 दिन तैयारी भी कर रहे हैं, मान के चलिए कि जो आज का मेजर तैयारी में ही लगा हुआ है, तो वो भी क्या करेगा कि 1 घंटा अपना एक रिफ्रेशमेंट कर लेगा उसमें और कुछ नई चीज़ें सीख जाएगा। ये भी आजकल तो एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जनरल स्टडीज़ का जी। तो वहाँ पे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आजकल करता है, जैसे मैंने आपको गिद्धगणना की जानकारी दी जी। तो वैसे आज की डेट में हर सीज़न में, समर और विंटर्स में, कम से कम मध्य प्रदेश में 25 से 30 प्रोग्राम होते हैं जिसमें एक कोई भी बंदा जिसको नहीं भी आता है बर्ड या बटरफ्लाई, वो जाके उनके साथ गणना कर सकता है। अरे वाह। तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जी। वाइल्ड लाइफ वीक आ रहा है अक्टूबर में, जिसमें पूरे स्टेट में हर सिटी में, हर प्रांत में अवेयरनेस एक्टिविटीज़ की जाती है, जिसमें आप एज अ ऑडियंस भी भाग ले सकते हैं, एज अ वॉलंटियर भी भाग ले सकते हैं। तो आप उन सब चीज़ों में, तो शायद मुझे लगता है कि अगर इतना इन्वॉल्व होंगे तो शायद वो एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मेरे पास शायद एक अंडरस्टैंडिंग थी कि मैंने बचपन में कुछ देखा था और फिर मैंने वो चीज़ें मिस की, तो शायद जब मेरे को ये चीज़ें पहली बार एक्सपीरियंस करने को मिली तो मैं बहुत तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। ओके। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि हर किसी को वाइल्ड लाइफ बन जाना चाहिए। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो वाइल्ड लाइफ फील्ड से नहीं है, बट दे फाइंड टाइम कि महीने में 2 दिन जाना है वाइल्ड लाइफ एरिया में, या मान लीजिए कि ऐसा ही ग्रीन स्पेस है, यहाँ आना है, बर्डिंग करना है, चीज़ें समझना है, सीखना है, 4 लोगों से मिलना है, और उसमें वो खुश हैं। तो एक तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उस तरह से हर कोई कर सकता है। हाँ, मतलब पर्यावरण को पढ़ने से बेहतर है कि उसको उसमें जा कर के आप उसको समझें। मतलब इन्वायरमेंट जो सब्जेक्ट वाइज हम लोग जो पढ़ते हैं उसको पढ़ने से बेहतर है कि इन्वायरमेंट में या क्लाउड उसमें जा कर के हम लोग उसको सीखें, समझें, वो सब ठीक है। तो अब जैसे भाई नॉर्मली जैसे हम लोग कभी अगर विचरण कर रहे हैं कहीं जंगलों में, सामने शेर आ जाए तो हम क्या करेंगे? देखिए, उस केस में तो जो करना है वो शेर को ही करना है। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। टू बी वेरी फ्रैंक, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, जो मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जितना हमें डर लगता है जानवरों से, उससे कई गुना ज़्यादा जानवरों को डर लगता है। हाँ, ठीक है। और अगर हम अब उस जो पहले मैंने बात बोली कि जो करना है बाघ को करना है जी, मैं उस पर भी आऊँ, तो अगर आप इंसान को देखेंगे तो इंसान डाइट में है नहीं जी किसी भी एनिमल के, तो ऑब्वियस है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, एनिमल अटैक इन केस अगर कर देगा, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप टाइगर से तेज भाग नहीं सकते जी। आप टाइगर से ज़्यादा वजनदार है नहीं जी। 3 टन का एनिमल होता है, 2 से 3 टन का एनिमल होता है, ठीक है। आप उसके नाखून आपके नाखूनों से बहुत गुना तेज़ हैं। बिल्कुल। उसका हाथ बहुत वो है कि एक हाथ में वो, अगर आप सोचे कि 1.5 कुंटल के बाइसन को वो गिरा सकता है, 1.5 से 2 कुंटल के बाइसन को वो गिरा सकता है, तो इंसान तो कहीं नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो वो जो करना है वो करना है। हाँ। जो बेस्ट थिंग आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आप, वो इतना बड़ा एनिमल है कि आपको दूर से दिख जाएगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से जादू की तरह वो उभरेगा। तो अगर आपको रोड पे दिख रहा है तो आप पहले ही एक डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। जैसे इंसान एक डिस्टेंस मेंटेन करता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आने से पहले, जैसे आप ही के घर में कोई रैंडम घुस जाएगा तो आप एक लेवल तक उसको धमकाएंगे, डराएंगे, और नहीं होगा तो फिर हाथापाई होगी, ठीक है। तो सेम एनिमल का होता है, उनका भी एक कंफर्ट जोन होता है, एक कंफर्ट डिस्टेंस होता है, और जैसे जैसे वो आप डिस्टेंस को हैम्पर करेंगे वो साइन देगा, वो घुराना शुरू करेगा, वो चार्ज होना शुरू करेगा। बट अल्टीमेटली अगर आप उस पर भी नहीं संभले तो वो हमला कर देगा। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें एनिमल की कोई गलती नहीं ना जी। अब उसमें गलती कहाँ हो गई? हमारी। लेकिन हमारी बात कौन करेगा? इंसान की गलती नहीं गिनवाएगा। इंसान के लिए हमेशा वो है कि वो एनिमल को निकालो, वो एनिमल को मार दो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है उस टाइम पे। तो वो तो खैर लोगों में ना तो अवेयरनेस है उस बात को लेकर के, इसमें मुझे ऐसा ज़्यादा लगता है। और दूसरा ये है कि जब डर इंसान पे हावी हो जाता है तो वो फिर डर में कुछ भी कर सकता है, वो कर लेता है। उसको मारना, ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जैसे एक घटना शायद जयपुर की है, मैं याद कर पा रहा हूँ तो अच्छे से, वो एक लड़का जो जाली कूद करके वो पार्क में गिर गया था, अंदर आ गया था, और फिर वो टाइगर ने उसको शायद गर्दन पकड़ के उसको अंदर किया था, या उसकी मृत्यु हो गई थी उस समय।
जी, वो घटना मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि जयपुर की है, बट वो घटना मेरे को याद है कि टाइगर ने उसको गर्दन से उठाया था और उसको लेके गई, बट उसने, अगर आप ध्यान दें तो उसने कभी उसको खाया नहीं। हाँ। और अगर आप घर में बिल्लियों को देखें जी, टाइगर एक कैट फैमिली से बिलोंग करता है और इनकी बहुत सारी हरकतें एक जैसी हैं जी। तो बिल्ली को अगर देखेंगे तो वो अपने बच्चों को भी गर्दन से उठाती हैं। हाँ। उनके यहाँ पे जो पैच होते हैं उससे वो लिफ्ट करती हैं और उससे एनिमल शांत हो जाता है। ओके। बच्चे भी शांत हो जाते हैं। अगर आप बिल्ली को भी, कितनी भी एग्रेसिव बिल्ली है और अगर आप उसको मैनेज कर पाए यहाँ से पकड़ने का, अच्छा, तो वो शांत हो जाती है। ओके। मुझे लगता है कि हो सकता है कि लोग पत्थर फेंक रहे थे उस टाइम पे और वो टाइग्रेस को लगा होगा कि उसको उठा के वो अलग रख सकती है। हाँ। और उसने एज यूजुअल उसको गर्दन से पकड़ा। बट उसके जबड़ों का जो प्रेशर है, हाँ जी, वो इतना ज़्यादा है कि वो इंसानी हड्डी उसको सहन ही नहीं कर सकती और वो उसमें टूट गई होगी। ओके। तो मैं नहीं मानता कि उसमें सिर्फ एनिमल की गलती थी। हाँ, वो इंसान की, वो तो अब खैर शायद वहाँ पे एक, अगर टीम में और भी लोग होते, वहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स होते, जनरल लोग होते जो उस सिचुएशन को किसी कामली तरीके से थोड़ा करते, तो शायद वो आदमी बच सकता था। नहीं, वो शायद मुझे ऐसा लगता है अगर उस वीडियो को अच्छे से देखा जाए, खैर बाकी वो पुराना वीडियो है वो, तो उसमें वाकई में वो टाइगर ने उसकी गर्दन से पकड़ करके उसको अंदर लेके गया। मतलब या तो मुझे लगता है कि लोग उस पे पत्थर मार रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो वो टाइगर को ये लगा होगा कि इसको बचाना चाहिए, तो उसने ये किया होगा। हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। अच्छा, इसमें मेनली डीपी भाई ये अपना इनका कम्युनिकेशन कैसे होता है टाइगरों का, क्या आप हमें बता सकें कि इनका कम्युनिकेशन स्किल कैसे अपन लोग डेवलप कर सकते हैं, क्या इंसान कर सकता है? कम्युनिकेशन तो इसमें कई तरीके से होता है एनिमल के, किसी भी एनिमल का। तो सबसे पहला तो एक जो इंसान सुन सकता है, रोटिंग, उनसे। बाकी बहुत सारे कॉन्वर्सेशन जो होती हैं एनिमल की, वो उस लेवल पे होती हैं जो शायद इंसानी कान नहीं सुन सकते। हाँ। तो वो भी कम्युनिकेशन का एक तरीके हैं। कुछ कम्युनिकेशन इनके इनबिल्ट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जब से हमने नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करना शुरू किया और चीज़ें मॉनिटर करना शुरू किया, कि एक टाइगर महाराष्ट्र से निकल के मध्य प्रदेश में जाके सेटल हुआ। हाँ। 3500 किलोमीटर चल लिया, 2700 किलोमीटर चल लिया। हाँ, तो अब वो गूगल मैप तो यूज़ नहीं कर रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन मेनली कुछ तो जेनेटिक होती हैं फिर, कि इन एरियाज़ में जंगल था कभी और इन एरियाज़ को वहाँ यूज़ से करते निकल होंगे। कर। दूसरा, जब भी एक टाइगर किसी एरिया को यूज़ करता है तो वो उस एरिया को मार्क करता है अपने टॉयलेट से, अपने एक्सक्रीटा से। ओके। और हाँ, ठीक है, ओके। तो जब भी टाइगर किसी भी एरिया को यूज़ करता है तो वो उस एरिया में बहुत सारे मार्किंग्स करते हैं। ये मार्किंग्स उसके टॉयलेट एंड उसमें होती हैं। और इस टॉयलेट और एक्सक्रीटा का सिर्फ सिंपल सा एक सॉल्यूशन नहीं है। मतलब इवन इन एनिमल्स के लिए नेचर में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है। अच्छा। इवन जो पॉटी है, जो एक्सक्रीटा है, वो भी बड़ा यूज़फुल है। वो उसमें हार्मोन्स होते हैं, फेरो हार्मोन्स होते हैं, जो उस जगह पे रह जाते हैं। बेशक ये टॉयलेट और एक्सक्रीटा मिट गए, ओके, बट वहाँ पे वो फेरो हार्मोन सालों तक वहीं रहते हैं। और जब भी कोई नया टाइगर मूव कर रहा था तो अगर उसको वो स्मेल मिल गई तो दे कैन ट्रैक कि हाँ, इस एरिया से कभी कोई टाइगर निकला था और इसी को ऐसे ही यूज़ करते करते इन एरियाज़ को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा, कई बार ये स्कैट या जो एक्सक्रीटा होता है, ये इस एरिया को मार्क करने में यूज़ होता है कि ये मेरी टेरिटरी है। हाँ। कोई नया आएगा तो उसको मेरे से डिफेंड करना पड़ेगा, इस टेरिटरी को छीनना पड़ेगा लड़ाई से। तीसरा ये भी होता है कि बिकॉज ये वेस्ट है, पार्ट ऑफ वेस्ट है, तो हमारे लिए एज अ बायोलॉजिस्ट और एज अ रिसर्चर मेरे लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवन टाइगर का एक पॉटी, मेरा एक पूरा रूम सिर्फ टाइगर की पॉटी और उसके एनालिसिस में यूज़ हो रहा है। उसमें हम ये देख रहे हैं कि ये टाइगर जब सिटी एरिया में यूज़ कर रहे हैं तो क्या खा रहे हैं। बिल्कुल। अब जो भी खाया है उसका कुछ ना कुछ पदार्थ अनडाइजेस्टेड होगा, वो उसमें आता है। तो उसमें से हेयर सैंपल निकाल के हम वो हेयर को स्टडी कर रहे हैं। हर एक इंसान के हेयर की, जानवर के हेयर की, हर्बीवोर की, सबका हेयर सैंपल अलग होता है। तो उसमें से हम देख पा रहे हैं कि अच्छा, इसने ये चीज़ें खाई हैं, तो वैसे भी यूज़फुल हो सकता है। तो नेचर में कुछ भी वेस्ट नहीं है। हाँ। नेचर में इट्स एवरीथिंग जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये तो खैर आपकी रिसर्च का पार्ट ही हो गया। मैं ये पूछना चाह रहा था डीपी भाई कि अपन बचपन से हम लोग सुनते आए कि जंगल का शेर जंगल का राजा होता है।
शेर जंगल का राजा होता है, तो क्या उसको इस संदर्भ में भी बोल सकते हैं कि इकोलॉजी उस पर डिपेंड करती है या एनवायरनमेंट के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे राजा बोलते हैं? बिल्कुल। या वाकई में यहाँ के जो जानवर होते हैं वो मतलब शेर तो खैर उसको वो कर सकते हैं अपन, लेकिन मेनली उसको क्यों बोला जाता है इस टाइप से? देखिए, जो बाघ को राजा मानने वाली चीज़ें हैं, हाँ। जैसे मैंने शुरू में बोला कि इकोलॉजी में उसको अम्ब्रेला स्पीशी बोलते हैं। हाँ। या ऐसी स्पीशी जो पूरे इकोसिस्टम को मैनेज कर रही है। हाँ जी। अब होता क्या है कि अगर उसकी इकोलॉजी को आप देखें तो उसको खाने के लिए चाहिए हर्बीवोर। हाँ जी। अब ऐसा नहीं है कि वो, और जंगल में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, मैंने आपको ये भी बोला। तो टाइगर तभी शिकार करेगा जब उसको खाना है। हाँ जी। रैंडमली मार के छोड़ के नहीं जाएगा। ओके। वो अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करेगा, क्योंकि एक शिकार के लिए उसको बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। हाँ जी। क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता, तो हाथ पैर तो सब मारेंगे। हाँ जी। आप देखिए कि अब टाइगर को छुप के एक एनिमल के पास जाना है। हाँ। और वो एनिमल अकेला नहीं होता, डीएस ग्रुप में रहते हैं। हाँ। तो अकेला नहीं रहा है वो एनिमल। हाँ। तो किसी ना किसी की नज़र में पड़ जाएगी, तो वो कितना छुप के उसके क्लोज जाता है। फिर वो ग्रुप में टारगेट करता है। ओके। हर शिकार में टाइगर को कम से कम 10 से 20 बार ट्राई करना पड़ता है। तब जाके वो एक किल कर पाता है। और वो एक किल किसका होता है? जो उस पूरे ग्रुप में सबसे कमज़ोर होगा। अच्छा। तो सबसे कमज़ोर का शिकार करके उसने उस पॉपुलेशन को हेल्दी बना दिया। मान लीजिए कि वो हेल्दी पॉपुलेशन का शिकार होता, तो ये बीमार एनिमल उस पॉपुलेशन में डोमिनेट करने लग जाता और एक टाइम पे पूरा पॉपुलेशन ख़त्म हो जाता। तो वो बेसिकली उसमें से छटाई कर रहा है। हाँ। जो सबसे कमज़ोर है, जो सबसे बीमार है, उसको निकाल के उसने यूज़ कर लिया, खा लिया। अब ये हेल्दी पॉपुलेशन हो गई। अब ये हेल्दी पॉपुलेशन हो गई तो अब ये क्या करेंगे? ग्रासलैंड और जंगल पे डिपेंडेंट है, तो ये जंगल और ग्रासलैंड को मैनेज करेंगे। अब अगर टाइगर नहीं होता, उससे पहले मैं आता हूँ कि जंगल और ग्रासलैंड जो है, अब जंगल और ग्रासलैंड को मैनेज कर रहे हैं। अब जंगल और ग्रासलैंड होंगे तो आपका, हमने वाटर साइकिल पढ़ा है कि जंगल होगा तो इवेपोरेशन होगा और चीज़ें आएंगी, पानी आएगा। और ग्रासलैंड नहीं होगा तो वो पूरा सॉइली रोड होगा। सॉइल चली जाएगी तो जंगल भी एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। अब अगर टाइगर नहीं होता तो एक तो इंडियर की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो ये क्या करेंगे? सांप खा जाएंगे ग्रासलैंड, वो क्योंकि एनिमल तो खाएगा ना, उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। जहाँ 20 थे प्रोड्यूस करके वो 25 हो जाएंगे। अब वो जगह तो 20 के लिए ही थी, बट 25 हो गए। अब इसको 5 को हटाने वाला कोई नहीं है, तो प्रेशर आएगा। जैसे ह्यूमन के साथ हो रहा है कि खेत कम पड़ रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन हमने बढ़ा दी डबल, अब खेत तो बढ़े नहीं जी। तो वही उनके साथ होगा। अब वो चढ़ जाएंगे तो वापस वो इवेपोरेशन और सॉइल इरोजन वाला प्रॉब्लम आएगा और फिर आपका इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो इस तरह से जैसे गवर्नमेंट ऑफ एमपी है या गवर्नमेंट जिसके साथ आप मिलकर काम करते हैं, तो आप लोग स्पेशली किस फील्ड में का मतलब टाइगर के ऊपर रिसर्च करते हैं या गवर्नमेंट को सजेशन देते हैं? आप किस देखिए, इसमें क्या है कि टाइगर कंजर्वेशन ऑलरेडी चल रहा है। हम इस साल 50 साल पूरे किए हैं हमने टाइगर कंजर्वेशन के। हमारी पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी 1972 में, 73 में, और 72 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ले आए थे। उससे पहले 70 तक 60-65 तक शिकार बहुत कर सकते थे। कोई भी डिपार्टमेंट को परमिशन के लिए अप्लाई करता और उसको परमिशन मिल जाती एक मिनिमम कॉस्ट पे। और जो शायद किसी डीएफओ ने बोला था, मुझे एग्जैक्टली मैंने उसको क्रॉस चेक नहीं किया है, बट उन्होंने बोला था कि उस टाइम पे 28 रुपये की एक पर्ची कटती थी और जिसके एवज में परमिशन मिलती थी कि आप एक टाइगर मार लीजिए। अब आप मान के चलिए कि 28 रुपये में आप एक एनिमल को मार रहे हैं। ठीक है, माना कि उस टाइम पे 28 रुपये भी बहुत होते होंगे, बट फिर भी एक अमाउंट था। तो जब देखा गया कि टाइगर पॉपुलेशन कम हो रही है, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन कम हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, तो इंदिरा गांधी ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आई, जिसमें सभी एनिमल उसमें जो भी वाइल्ड है वो सभी उसमें प्रोटेक्टेड है। उस पर आपको किसी न किसी सेक्शन में आपके ऊपर धारा लग सकती है और आपको फाइन या जेल हो सकती है। जी।
जिसमें अभी रिसेंटली उसमें संशोधित किया गया है, संशोधन लाया गया है 2022 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। तो टाइगर जो है शेड्यूल 1 का स्पीशी है। शेड्यूल 1 वो स्पीशी है जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है, जिसका नंबर कम है और जो इकोसिस्टम के लिए एकदम ज़रूरी है। वो नहीं रहेगा तो इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। बिल्कुल। तो टाइगर है, लेपर्ड्स हैं, ये सब एनिमल्स उसमें आए हैं। अब टाइगर रिजर्व फिर 1973 में जब रियलाइज़ किया गया टाइगर का पॉपुलेशन ख़त्म हो गया है, मतलब जो 1900 में शायद हम 40,000 टाइगर्स थे हमारे इंडिया में, वो 1972 तक आते आते हम ऑलमोस्ट 2000 के आसपास आ गए थे। तो वहाँ से 9 टाइगर रिजर्व से शुरुआत की गई, जिसमें मध्य प्रदेश से कान्हा नेशनल पार्क था, जो पहला टाइगर रिजर्व था इनिशियल वाला। और आज की डेट में हमारे पास 53 टाइगर रिजर्व हैं थ्रू आउट एमपी, जिसमें से 6 मध्य प्रदेश में हैं। और अभी हम रातापानी भी शेड्यूल्ड है, नौरादेही का भी प्लानिंग चल रहा है, चीज़ें माधव का चल रहा है। तो टाइगर रिजर्व बढ़ रहे हैं। बट ये टाइगर रिजर्व क्या होता है कि हम गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया 1972 में, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको फॉलो अप किया, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट सभी लोग मिलके, ऑर्गेनाइजेशन जो लाइक WWF था, सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ था, बहुत सारे WWF था, इन सब ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीब्यूशन। सो ये किसी एक का इनिशिएटिव या एक का प्लान नहीं था, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट था और हम टाइगर नंबर्स में आज आ गए। हमारे पास आज वर्ल्ड के 75% से ज़्यादा टाइगर्स हैं, वाइल्ड टाइगर्स हैं। और अभी रिसेंट फिगर आई है जिसमें 3680 टाइगर्स का फिगर आया है। बिल्कुल। अब ये टाइगर क्या है कि वो पार्क तो छोटे थे और लिमिटेड एरिया में थे, बट टाइगर टेरिटोरियल होता है, हर एक टाइगर का अपना टेरिटरी होता है और वो दूसरे को उसमें नहीं आने देगा। तो अब जो नया पॉपुलेशन ब्रीड हो रहा है वो कहाँ जाएगा, तो वो आसपास के एरिया में स्पिल ओवर होगा। तो वैसे होने लगा। तो जो पहले टाइगर रिजर्व सेंट्रिक अप्रोच थी, वहाँ से हम आए कॉरिडोर वाले कि 2 प्रोटेक्टेड एरिया के बीच में कॉरिडोर्स हैं, उसको हम फोकस करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। फिर हम आ गए ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स में कि हम जहाँ भी टाइगर होगा हम उस एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे। तो मध्य प्रदेश में वही हुआ, हमारे पास जगह थी, हमारे पास बहुत सारे टेरिटोरियल फॉरेस्ट थे। हम आज जहाँ बैठे हैं ये कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, बट यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन इतना अच्छा है, भोपाल के 50 किलोमीटर में आप देखो तो इतना टाइगर पॉपुलेशन है कि बहुत सारे टाइगर रिजर्व में भी नहीं है इतना पॉपुलेशन। अच्छा। अभी रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से भोपाल, रातापानी और ख्यूनी में 96 टाइगर्स हैं। अच्छा। अरे। और मध्य प्रदेश के अपने टाइगर रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो बांधवगढ़ में 135 हैं, कान्हा में 105 हैं और उसके बाद शायद सतपुड़ा है 77 जी, या मैं शायद गलत हो सकता हूँ, बट तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो ये लैंडस्केप है जो टाइगर रिजर्व भी नहीं है बट इतना टाइगर पॉपुलेशन है। तो आप देखिए कि बिकॉज ये फॉरेस्ट अवेलेबल हैं, टाइगर आया तो ये एरिया प्रोटेक्टेड है। शायद टाइगर नहीं होता तो यहाँ पे भी आज की डेट में बिल्डिंग्स और रोड्स हो जाती। तो टाइगर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। मतलब टाइगर होना हमारे इकोलॉजी के लिए और हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे ये आशा भी है कि आज के जो हमारी कॉन्वर्सेशन रही है DP श्रीवास्तव जी से, तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण रही होगी और आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी टाइगर को लेकर के, टाइगर के अवेयरनेस को लेकर के, हमारे इकोसिस्टम को लेकर के, इकोलॉजी को लेकर के। कैसी आपको लगी ये तो आप हमें बताइएगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सर आपका, आपने इतना समय दिया, आपका बहुमूल्य समय दिया, और कुछ क्वेश्चंस मेरे बच भी गए हैं, आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, करेंगे भविष्य में, अगर भविष्य में अपन करते हैं इसको। तो आपने इतना बहुमूल्य आपका समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल यूथ सिंपोजियम चूँकि ये प्लेटफॉर्म है यूथ का, और यूथ के लिए हम लोग अवेयरनेस, स्पेशली यूथ को अवेयर करने के लिए ये चैनल हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो उसमें आप हिस्सा बने DP भाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, ये चीज़ें अगर पब्लिक में नहीं जाएंगी तो इसका कोई महत्व नहीं है। एंड ये चीज़ें आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं जी। एंड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें हम बहुत चर्चा कर सकते हैं जी, बट हम चाहेंगे कि ये एक इनिशिएटिव है जो आपने लिया और हमने एक
कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की, इसको हमारे व्यूअर्स आगे लेके आए, उनके क्वेश्चंस हो, ताकि अगली बार जब हम चर्चा करें तो उनके क्वेश्चंस के बेसिस पे हम चर्चा करें। ज़रूर ज़रूर। आपको जो भी जानकारी अगर टाइगर से रिलेटेड या इकोलॉजी से रिलेटेड आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हों, वो हमें अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें तो हम कल को फिर से आपकी डिमांड पर डीपी श्रीवास्तव जी को वापस हम आपके सामने प्रस्तुत करने की उनसे गुजारिश कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपको जैसा भी प्रोग्राम लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आपके जो भी प्रश्न हो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम सर से उसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।